नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के अंदर, डाइवर्सिटी इन इंडिया। पिछले क्लास में आपने समझा कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फूड, डिफरेंट क्लोथ, ये सब हमारा क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। अब हम लोग इस टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि आखिर इंडिया के अंदर कैसे सब चीज़ अलग अलग है। जैसे आपको इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलता है, अलग अलग रिलीजन देखने को मिलता है। बात करें रिलीजन का तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग अलग है ना। तो इंडिया के अंदर किस प्रकार का डाइवर्सिटी है, वही हम लोग इस टॉपिक में समझने वाले हैं। समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें कहा गया है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज, यानी कि इंडिया एक लौता ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। यानी कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, क्लॉथ, फूड, ये सब आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, ये सब दुनिया में कहीं नहीं है। मात्र यदि है कहीं तो वो कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, आगे। पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म। बेसिकली यहाँ पे बात यह कहा जा रहा है कि इंडिया में अलग अलग प्रकार के आपको रिलीजन भी देखने को मिलते हैं। जैसे हिंदू, इस्लाम मतलब मुस्लिम का बात कर रहा है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। यहाँ पे एक और बात कहा गया है बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म मतलब बुद्ध भगवान को जो मानते हैं ना, डिफरेंट, हाँ है, बिल्कुल है। समझिए, बताते हैं आपको। हमारे इंडिया में ना 4 मेन रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। ईसाई का मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, है ना। ये हो गया हमारा 4 मेन रिलीजन। अब 2 और जो है जिसको हम लोग उतना ज़्यादा अपने बोलचाल में नहीं बोलते हैं, लेकिन वो भी है, वो आपका एक बुद्ध। बुद्ध में आते हैं वो लोग जो कि किसको मानते हैं ज़्यादा, बुद्ध भगवान को मानते हैं। एक और आते हैं वो है हमारा जैन। जैन, ठीक है। तो ये हालांकि है 4 मेन धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन 2 और हमारे पास है, जैन और बुद्ध। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अलग अलग प्रकार के रिलीजन हम लोग इंडिया में मानते हैं। नहीं, बुद्ध लोग केवल बुद्ध को मानते हैं और जैन लोग जैन धर्म को मानते हैं। जैसे हम लोग हिंदू में क्या करते हैं, अपने हिंदू देवी देवता का पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार से बुद्ध लोग बुद्ध भगवान का पूजा करते हैं और जैन लोग किसका पूजा करते हैं, अपने देवी देवता का पूजा करते होंगे वो लोग, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के रिलीजन है जो कि इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आगे, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। इंडिया के अंदर तरह तरह के लोग हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल भी मनाते हैं। जैसे गुजरात के लोग गुजराती बोलेंगे, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, उसी प्रकार से तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, कर्नाटका के लोग कन्नड़ बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से आप बहुत सारा इसे अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के लोग फेस्टिवल भी अपना अलग अलग मनाते हैं। जैसे हिंदू में फेस्टिवल अलग है, मुस्लिम में अलग है, सिख में अलग फेस्टिवल है, ईसाई में अपना अलग फेस्टिवल है, बुद्ध में अलग फेस्टिवल है, जैन में अलग फेस्टिवल है। तो ये सब जो अलग अलग डिफरेंट फेस्टिवल हो गया, डिफरेंट लैंग्वेज हो गया, ये सब जो आप देख रहे हैं, यही तो हमारा है डाइवर्सिटी। और ये सब का सब आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, इंडिया में देखने को मिल जाएगा। आगे, हिस्टोरिकली एंड ज्योग्राफिकली फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। यानी कि किसी भी जगह पर डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा होगा या फिर कितना कम होगा, ये डिपेंड करता है वहाँ के हिस्ट्री के ऊपर। जैसे हमारे भारत का इतिहास बहुत पुराना है, मतलब ये है कि भारत में लोग आज से नहीं रह रहे हैं, बहुत लाखों लाख साल पहले से रह रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे डाइवर्सिटी होना था कि नहीं होना था, बिल्कुल होना था भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं 2 अलग अलग जगह के बारे में, 2 अलग अलग स्टेट के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख के बारे में और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे केरल के बारे में। इन दोनों के बारे में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर लद्दाख में किस प्रकार का डाइवर्सिटी है और केरल में किस प्रकार का डाइवर्सिटी है। यानी कि दोनों जगह पे रहने वाले लोगों का क्या खान पान है, क्या रहन सहन है, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। ध्यान रहे, लद्दाख पड़ता है आपका नॉर्थ इंडिया में और केरल पड़ता है आपका साउथ इंडिया में। ठीक है, तो दोनों अलग अलग जगह है, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। एक बार पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं।
लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप कहाँ देखते हैं? ऊपर में नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, और ईस्ट की ओर आप देखो, यानी कि जम्मू कश्मीर आप पहले जाइए, और जम्मू कश्मीर में भी आप किधर की ओर देखेंगे? ईस्ट की ओर देखेंगे, यानी कि चाइना की ओर आप देखेंगे तो उधर ही आपको मिल जाएगा लद्दाख। और ये लद्दाख हमारे इंडिया में पड़ता है। कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर लद्दाख हमारे इंडिया में है कि नहीं। नहीं, ये लद्दाख हमारे इंडिया का एक स्टेट है, ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के जस्ट बगल में। क्या बोलिए? हाँ, लद्दाख टॉप में ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के किधर? ईस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना लद्दाख को डेजर्ट क्यों कहा गया है? डेजर्ट का मतलब क्या होता है? जो कि बहुत ही बालू वाला एरिया होता है, रेगिस्तान, बहुत गर्मी पड़ता है। लेकिन लद्दाख में तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, डेजर्ट ना दो प्रकार का होता है, एक होता है हॉट डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। जैसे आपका राजस्थान, राजस्थान आप क्या कहोगे? हॉट डेजर्ट कहोगे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत है। लेकिन लद्दाख को आप क्या कहोगे? कोल्ड डेजर्ट कहोगे, क्योंकि वहाँ पे ठंडा बहुत ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि लद्दाख इज अ डेजर्ट, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि लद्दाख में बहुत गर्मी पड़ता है, बहुत बालू वाला एरिया है राजस्थान जैसा, ऐसा कुछ नहीं। राजस्थान क्या है? हॉट डेजर्ट है, लेकिन लद्दाख क्या आपका? कोल्ड डेजर्ट है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, चलिए। और ये लद्दाख आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर के जस्ट ईस्ट वाले हिस्से में। Here very little agriculture is possible because this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. लद्दाख में जो खेती है ना, बहुत ही कम होता है, बहुत कम। खेती कम होने के पीछे दो तीन कारण हैं जो कि बताते हैं आपको इसमें हम। सबसे पहला तो जो लद्दाख है ना, पहाड़ी इलाका है, यानी कि कभी भी आपको लद्दाख जाने का मौका मिलेगा, या फिर कभी आप देखे भी होंगे, या फिर किसी मूवी में भी आप देखेंगे लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख जो है ना एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे पहाड़ बहुत है। तो क्या वहाँ पे मिट्टी है? नहीं, मिट्टी ना के बराबर है। अब जब मिट्टी है ही नहीं तो क्या खेती हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो लद्दाख में खेती बहुत कम होता है, किसके वजह से? मिट्टी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे बरसात भी बहुत कम होता है, यानी कि वहाँ पे हाँ बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे बरसात भी बहुत कम होता है। अब जरा आप खुद सोचिए, जहाँ पे मिट्टी नहीं है और जहाँ पे बरसात भी नहीं हो रहा है, यानी कि पानी भी बढ़िया से नहीं है, तो क्या वहाँ पे खेती हो पाना संभव है? क्या नहीं है, ठीक है। ये सब बात लद्दाख के बारे में। आगे, वेरी फ्यू ट्रीज कैन ग्रो इन द रीजन। लद्दाख जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, मतलब ना के बराबर। क्यों? क्योंकि मिट्टी है ही नहीं, पानी है ही नहीं, तो पेड़ पौधे कहाँ से दिखेंगे आपको? कोई दिक्कत नहीं इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ बोलिए। लद्दाख में कैक्टस नहीं, देखो कैक्टस कहाँ पे मिलता है? कैक्टस मिलता है आपको राजस्थान में। क्यों? क्योंकि मैं बालू एरिया है, और जो कैक्टस है ना, वो बालू वाले एरिया में आराम से ग्रो कर जाता है। लेकिन क्या लद्दाख में बालू है? सैंड है क्या वहाँ पे? नहीं, इसीलिए वहाँ पे लद्दाख में कोई खास प्रकार का प्लांट आपको दिखता ही नहीं है, ठीक है। आगे है इसमें, फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग दिस समर मंथ्स। अब ये बहुत ही बड़ा विचित्र बात है, जो कि आपको सुनकर बड़ी हैरानी भी होगा, कि लद्दाख में लोग पानी कौन सा पीते हैं पता है? वो जो बर्फ़ वाला पानी होता है ना, जो पूरा जम जाता है, उसको पिघला के बॉयल करके पीते हैं, सोचो। और ये वहाँ के लोग ना पानी इकट्ठा करते हैं अपने घर में गर्मी के समय में, टैंक भर भर के पानी रखते हैं। कब? गर्मी के समय में, क्योंकि गर्मी के समय में पानी क्या होता है? अपने आप बर्फ़ से निकलने लगता है, पिघलने लगता है। तो सारे लोग वहाँ पे क्या करते हैं? अपने घर में बड़े बड़े टैंक बना के रखते हैं, और उस टैंक से पानी बाद में लेकर पीते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि लद्दाख के लोग जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बर्फ़ को पिघला के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे, हियर पीपल कीप sheep and goats. The goats are special because they produce pashmina wool. Pashmina wool are used to make pashmina shawl. कभी भी आपको जाने का लद्दाख मौका मिले ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे भेड़ और बकरी बहुत सारे हैं वहाँ पे, यानी कि लगभग आपको हर घर में भेड़ और बकरी लोग पालते हुए दिख जाएंगे। और स्पेशली सबसे ज़्यादा बकरी, गॉट। और वहाँ का बकरी ना, हम लोग जैसे हम लोग अभी पटना में है, यहाँ के बकरी और वहाँ के बकरी बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ का बकरी का जो पूरा वेशभूषा है ना, वो पूरा अलग होता है। और वो लोग बकरी सबसे ज़्यादा इसलिए पालते हैं
क्योंकि बकरी के जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, उससे क्या बनता है, पश्मीना ऊल निकलता है, और पश्मीना ऊल से हम लोग बनाते हैं पश्मीना शॉल, स्वेटर ये सब बनाते हैं। जब भी आप जम्मू कश्मीर जाइए, लद्दाख जाइए, वहाँ पे ना पश्मीना शॉल बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ पे मतलब वो शॉल जिसको कि आप मुश्किल से आधा घंटा अपने शरीर पे रख लेंगे ना, पूरा पसीने से आप लथपथ हो जाएंगे। बहुत प्योर क्वालिटी का बिल्कुल आपको मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी मिलता है, जम्मू कश्मीर में भी मिलता है। जैसे हम, हाँ नहीं, लद्दाख में नहीं, लद्दाख में तो केवल बनता है ना। जैसे हम लोग अपने पटना में क्या देखते हैं, जब जाड़े का समय आता है तो पटना में हम लोग मार्केट में क्या देखते हैं, लोग बोलते हैं कि ये पश्मीना शॉल है। इसका मतलब क्या, वो कहाँ से बन के आया होगा, लद्दाख साइड से बन के आया होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो पश्मीना ऊल है, ये किससे निकलेगा, गॉड से निकलेगा, यानी कि बकरी से बनता है। ये बकरी के बालों से बनता है बेसिकली पश्मीना ऊल, और पश्मीना ऊल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पश्मीना शॉल बनाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, महंगा भी मिलता है। ठीक है, आगे, द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर। अब देखो, ये लोग भेड़ बकरी ही सबसे ज़्यादा क्यों पालते हैं, क्योंकि इनसे इनको ऊल तो मिलता ही है, साथ ही साथ मीट भी मिल जाता है और दूध दही भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं, इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट टू तिब्बत। और लद्दाख से हम लोग बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, किसके साथ, तिब्बत के साथ, क्योंकि लद्दाख से डायरेक्टली रास्ता निकलता है कहाँ जाने के लिए, तिब्बत जाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। आगे, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। याद रखिएगा, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, यानी कि जो जो फीचर्स, जो जो खूबी आपको तिब्बत में दिखता है, वही सेम फीचर, सेम खूबी, सेम चीज़ें आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, लद्दाख में भी मिल जाते हैं। तो कई बार एक नंबर सवाल में ये पूछा जा सकता है कि लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यदि रीजन पूछ दे क्यों, तो बताइएगा कि लद्दाख और तिब्बत का जो रहन सहन है वो सब क्या है, लगभग सेम है, इसीलिए हम लोग लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कह देते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर अगो एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। लद्दाख में जो मुस्लिम लोग हैं, यानी कि जो मुस्लिम लोग वहाँ पर रहना चालू किए, वो कब से चालू किए हैं, आज से लगभग 400 साल पहले से। यानी कि लद्दाख आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको मुस्लिम लोग भी देखने को मिल जाते हैं, और वो लोग वहाँ पे रहना शुरू किए हैं कब से, 400 साल पहले से लगभग वो लोग रहना शुरू किए हैं, और अभी तक वो लोग वहीं पे रह रहे हैं। कहने का मतलब, लद्दाख में आपको मुस्लिम भाई लोग भी मिल जाएंगे, मिल जाते हैं बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. अब लद्दाख में ना, लद्दाख में एक बड़ा ही फेमस गाना कह लो, गाना के साथ जो डांस होता है ना, वो बड़ा फेमस है, उसका नाम है केसर सागा। याद रखिएगा, लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल epic, the केसर सागा, आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। ये ना एक तरीके का परफॉर्मेंस है, परफॉर्म है, केसर सागा इसका नाम है। हाँ, एक तरीके का डांस आप कह सकते हैं। डांस के साथ साथ जो गाना होता है ना, कि लोग नाच भी रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं, झूम मस्ती कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, उसका नाम है केसर सागा। और ये आपको इस प्रकार का जो कल्चर है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, कहाँ पे, लद्दाख में आपको दिख जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो केसर सागा है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है तिब्बत में, चूँकि तिब्बत और लद्दाख का कल्चर लगभग सेम है, तो तिब्बत का डांस कहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, लद्दाख में भी देखने को मिल जा रहा है, उसका नाम है केसर सागा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात किया लद्दाख के बारे में, जो कि नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा केरल के बारे में, जो कि पड़ता है हमारे साउथ इंडिया में। तो दो स्टेट के बारे में यहाँ पे पढ़ने का सिंपल सा मतलब है कि आपको ये पता चलेगा कि आखिर नॉर्थ इंडिया में कल्चर कैसा है और साउथ इंडिया में कल्चर कैसा है, दोनों में डिफरेंस भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो थोड़ा बहुत हम लोग अब केरल के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर केरल के बारे में क्या खास बात कहा गया है इसमें। देखा जाए, केरल इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको यदि केरल देखना है मैप में, तो आप कहाँ चले जाओ, साउथ चले जाओ, यानी कि सबसे नीचे चले जाओ, और साउथ में भी आप जाके किधर की ओर देखो,
वेस्ट की ओर देखो तो आपको नीचे एक छोटा सा स्टेट दिखेगा, उसका नाम क्या है? केरल। ठीक है, इसको आप मैप में इजिली देख सकते हैं। इट इज सराउंडेड बाई द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। तो वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से समुद्र के किनारे पड़ता है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो छोटे छोटे पहाड़ी इलाका भी इसमें नजर आ जाते हैं। यानी कि जो बच्चे केरल गए होंगे या फिर कभी जाने का आपको मौका मिलेगा तो ये मत समझिएगा कि केरल में केवल और केवल पानी ही है, नहीं। केरल के एक साइड में पानी है जो कि समुद्र का एरिया पड़ता है, और एक साइड में कैसा इलाका है? पहाड़ी वाला इलाका है, जो कि आपको दिख जाएगा। ठीक है, आगे बोलिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो जो आप तमिलनाडु देखते हैं, जो केरल देखते हैं, उसी के बीच में एक पहाड़ी इलाका पड़ता है, वो बिल्कुल केरल और तमिलनाडु को अलग कर देता है। ठीक है, तो केरल बहुत अच्छा शहर है, घूमना चाहिए। कभी मौका मिलेगा आपको इंडिया टूर पे जाने का तो केरल जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा जगह है। आगे बढ़ते हैं। स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स ऑफ दिस रीजन। में जो बहुत ही प्रमुख मसाले हैं जैसे पीपर, क्लोव्स, कार्डमम्स, लौंग इलायची, सब जो हम लोग कहते हैं, ये बहुत अच्छा ग्रो करता है केरल वाले साइड में। ठीक है, और वहीं से पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। Jewish and Arab traders were the first to come here. Jewish ये लोग बेसिकली, अच्छा ये ज्यूइश कौन है? चलिए इसको इसे आप समझो। जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब क्या है? रिलीजन है। उसी प्रकार से एक रिलीजन हमारे पास और है जिसका नाम क्या है? ज्यूइश। ठीक है, और अरब, अरब मतलब कौन, कहाँ से आए होंगे? अरब से आए होंगे, अरब कंट्री से आए होंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो ये लोग, बोलिए बोलिए। नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। लेकिन आप फिलहाल इसमें ये समझो कि ज्यूइश लोग और अरब लोग, ये दोनों इंडिया में नहीं पढ़ते हैं, इंडिया के बाहर पढ़ते हैं। इन लोगों ने इंडिया में आना चालू किया उस समय पे, और क्यों आते थे बताओ? ये लोग इंडिया में आते थे मसाले को खरीदने के लिए, ट्रेड करने के लिए। यानी कि ये लोग मसाले यहाँ से खरीदते थे और जाके अपने अपने कंट्री में उसको महंगे दाम में बेचते थे। ठीक है, आगे। It is believed that the apostle of Christ, Saint Thomas, came here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. ऐसा कहा जाता है कि हमारे इंडिया में जो क्रिश्चियन आया ना, वो कब आया था? आज से 2000 साल पहले आया था, और लेके आने वाले का नाम क्या था? संत थॉमस, ऐसा कहा जाता है। और पहली बार क्रिश्चियन यदि हमारे इंडिया में आया तो वो कहाँ पे आया? केरल में आया। ये बात याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है। हाँ बोलिए। नहीं, जीसस क्राइस्ट नहीं, जीसस क्राइस्ट नहीं आए थे। उनका मतलब जैसे हम लोग हिंदू धर्म में क्या करते हैं, अपने देवी देवता का प्रचार करते हैं ना, उसी प्रकार से क्रिश्चियन का जो क्रिश्चियन हमारा रिलीजन है, उसको लेकर आए कौन? संत थॉमस। कहाँ पे? इंडिया में। और इंडिया में भी कहाँ पे? केरल में। और उसी समय से इंडिया में क्रिश्चियन क्या हो गया? लॉन्च हो गया। यानी कि यहाँ पे एक नया धर्म क्या आ गया? क्रिश्चियनिटी आ गया। तो यहाँ पे केवल आप ये समझिए कि इंडिया के अंदर केरल एकलौता ऐसा स्टेट था उस समय पे जहाँ पे सबसे पहली बार क्रिश्चियनिटी आया। कोई दिक्कत नहीं। लाने वाले का नाम क्या था? संत थॉमस। ठीक है, यानी कि संत थॉमस वो इंसान थे जिन्होंने इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी धर्म को लॉन्च किया। और कब किया उन्होंने? आज से 2000 साल पहले। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में क्रिश्चियन धर्म जो है, जो रिलीजन हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, ये कब से है? 2000 साल पहले से है। ठीक है, आगे। लेस देन 700 ईयर्स अगो इवान बटुआटा traveled here and wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं बल्कि पिछले 700 साल पिछले का बात हो रहा है, यानी कि आज से 700 साल पहले का बात हो रहा है। एक आदमी था, उनका नाम था इवन बटुआटा। ठीक है, ये इंडिया आए थे, और जब ये इंडिया में आए ना तो इन्होंने एक किताब लिखा, यानी कि इन्होंने अपने जर्नी के बारे में लिखा कि इन्होंने इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। इन्होंने बेसिकली मुस्लिम के बारे में लिखा। मुस्लिम के बारे में इन्होंने ये लिखा कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम है
वो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, समझदार, जिसको सबसे ज़्यादा इज्जत मिल रहा है, वो कौन सा कम्युनिटी है? मुस्लिम है। ये इन्होंने उस समय पे लिखा था, अपना अनुभव बेसिकली लोगों को बताया था। आगे, वास्को ड गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। सोचो, केरल ही वो जगह था जहां पे वास्को ड गामा भी आए थे पहली बार, यानी कि वास्को ड गामा भी आए थे कहाँ पे? केरल में आए थे। तो सोचो केरल से कितना सारा इतिहास हमारा जुड़ा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट ये रखता है हमारे हिस्ट्री में। पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, यानी कि अलग अलग प्रकार के रिलीजन वाले लोग आपको केरल में मिल जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हर प्रकार के लोग वहाँ पे हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। चाइना में ना मछली पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल होता है, नेट का, ठीक उसी प्रकार का नेट के, यानी कि चाइना में जो लोग मछली पकड़ते हैं वहाँ पर ना एक स्पेशल प्रकार का नेट का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। और उसी एक स्पेशल प्रकार का जो नेट है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? केरल में भी देखने को मिलता है, और वहाँ पे लोग इसको चीना वाला के नाम से जानते हैं। चीना वाला याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि चाइनीज फिशिंग नेट जैसा जो केरल में इस्तेमाल होता है वहाँ पे उसको क्या लोग बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? चीना वाला बोलते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात भी है। केरल में जो लोग मछली पकड़ते हैं ना, जो मछुआरे हैं, वो लोग बड़ा ही स्पेशल तरीके का फिशिंग नेट इस्तेमाल करते हैं मछली को पकड़ने के लिए। बहुत अच्छा होता है, हम लोग जैसा नहीं, उनका अलग तरीके का होता है। हाँ, बहुत बेहतर रहता है, मतलब बहुत बेहतरीन कह सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहता है। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड दी चीना चट्टी। यहाँ तक कि वो लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को फ्राई करने के लिए, वो भी किससे मिलता जुलता है? चाइना से ही मिलता जुलता है। और उस बर्तन को ये लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे? चीना चट्टी बोलते हैं। और इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि चाइना से मिलता जुलता है। ठीक है, यानी कि जो नेट है, फिशिंग नेट, उसको ये लोग चीना वाला कहते हैं, और जो बर्तन है जिसमें कि फ्राई ये सब करते हैं, ये लोग इसको कहते हैं चीना चट्टी। ठीक है, आगे, द वर्ड चीन कम फ्रॉम चाइना। ये जो चीन वर्ड है कहाँ से आया है? चाइना से आया है, इसीलिए चीना वाला, चीना चट्टी ये सब आपको सुनने को मिलता है। उसके बाद द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस। केरल में ना चावल बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है वो चावल के खेती के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो केरल में चावल का खेती भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए साउथ इंडिया के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? इडली, डोसा ये सब बहुत खाते हैं। चावल भी लोग बहुत खाते हैं क्योंकि चावल अच्छा खासा वहाँ पे ग्रो करता है। A majority of people eat rice, fish and vegetables. साउथ इंडिया के जो अधिकतर लोग हैं ना, वो लोग ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं? चावल, मछली, सब्जी, इडली, डोसा, सांभर, ये सब वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे केरल के बारे में। अच्छा, अभी तक आपने दो अलग अलग स्टेट के बारे में पढ़ा, लद्दाख के बारे में पढ़ा और केरल के बारे में भी आपने पढ़ा। क्या आपको कुछ डाइवर्सिटी नज़र आया? बिल्कुल नजर आया भाई, क्योंकि आपने अभी तुरंत देखा कि केरल में रहन सहन बिल्कुल अलग है, लद्दाख का भी रहन सहन अपना अलग है। तो दोनों चीज़ें, दोनों जगह पर सभी चीज़ें अलग अलग है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था हमारा डाइवर्सिटी को लेकर। ठीक है, लेकिन केरल और लद्दाख में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कि जो दोनों में पाया जाता है। उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर दोनों में क्या कॉमन है भाई, देखा जाए। सम कॉमन थिंग्स इन लद्दाख एंड केरल। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि लद्दाख और केरल में आपको सेम दिख जाएंगे, यानी कि कॉमन दिख जाएगा। पहला इसमें कहा गया है कि केरल एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर, बट द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अब देखो, ज्योग्राफिकल फीचर्स का मतलब ये है कि बिल्कुल सही बात है कि केरल हमारा साउथ इंडिया में पड़ता है और लद्दाख हमारा नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, यानी कि जगह दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो इतिहास है ना वो लगभग सेम है। यानी कि दोनों का जो शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग वहाँ पे आए, कैसे आए, लगभग ये चीज़ क्या है? सेम है। ठीक है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों का इतिहास क्या है? लगभग सेम है। आगे, बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों जगह पर, लद्दाख में भी और केरल में भी, चाइना के लोग
और अरब के लोग ट्रेड करने के लिए आते थे, पहले मसाले खरीदने के लिए आते थे बेसिकली, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, दोनों जगह पे आए थे, तो ये दोनों में कॉमन है भाई। उसी प्रकार से इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड लद्दाख अलाउड फॉर इट्स पश्मीना ऊल। जैसे लद्दाख में आपने क्या देखा, लद्दाख में क्या ज़्यादा फेमस है, पश्मीना ऊल फेमस है। उसी प्रकार से केरल में क्या फेमस है, स्पाइसेस, मसाले फेमस है। यानी कि दोनों जगह पर कुछ तो फेमस है ना, यानी कि दोनों में कुछ तो खास बात है। उसी प्रकार से बोथ टू थिंग्स अट्रैक्ट ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स। अब यहाँ पे जरा समझना ध्यान से, लद्दाख में बाहर कंट्री के लोग ट्रेड करने के लिए क्या आते थे, पश्मीना ऊल खरीदने के लिए आते थे और अपने कंट्री में जाके उसको बेचते थे। केरल में क्यों आते थे, ताकि बढ़िया मसाले खरीदे जा सके, ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है कि दोनों का इतिहास लगभग सेम है। दूसरा कॉमन क्या है, दूसरा बात ये कॉमन है कि दोनों जगह पर कौन कौन लोग आए थे, अरब के लोग और चाइना के लोग आए थे। तो ये दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, जिसमें आपने ये समझ लिया कि लद्दाख कैसा है और केरल कैसा है, साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया कि दोनों में डाइवर्सिटी कैसा है ना, कोई डाउट नहीं इसमें होगा। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का अपना सबसे लास्ट टॉपिक, वो होगा हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।